हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। इस पाठशाला में मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा आपके लिए डेली हिंदी की क्लास लेकर आती हूँ। आज हम पढ़ा रहे हैं क्लास 10th हिंदी कोर्स ए की हमारी बुक है शतज भाग 2। इसका चौथा अध्याय है उत्साह अट नहीं रही। ये दो कविताएं जो लिखी हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा। इसके आज हम करने जा रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही क्लास 10th में 2 कोर्स चलते हैं, हमेशा हर वीडियो में बता रही हूं। सिर्फ कारण यही है कि ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। क्लास 10th में जो हमारी 2 कोर्स चलते हैं, कोर्स ए और कोर्स बी, इन दोनों में अलग अलग बुक्स चलती हैं। कोर्स ए में हमारी बुक चलती है क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2, जबकि कोर्स बी में चलती है स्पर्श भाग 2 और संचयन भाग 2। अभी जैसे कि हम कोर्स ए करा रहे हैं आज के वीडियो में, तो इसकी आज हमने बुक ली है क्षितिज भाग 2। ये हमारी बुक 2 खंडों में विभक्त है, काव्य खंड, गद्य खंड। तो पहला जब ये बुक स्टार्ट हो रही है तो काव्य खंड से स्टार्ट हो रही है। तो उसमें अभी तक मैं आपको 3 चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ। अब मैं 4th चैप्टर करा रही हूँ, उत्साह अट नहीं रही। इसमें अभी तक मैं आपको इसका 1 शॉट रिवीजन दे चुकी हूँ, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस दे चुकी हूँ, और आज करा रही हूँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्योंकि आपके एग्जाम के पेपर में, जो आपका बोर्ड एग्जाम होता होगा, उसमें आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। अब क्वेश्चंस तो कम पूछे जाते हैं, लेकिन अब प्रिपरेशन तो हमें हर एक चैप्टर के अकॉर्डिंग करनी पड़ती है कि पता नहीं कहाँ से पूछ लिया जाए। तो इसीलिए जो है हम हर चैप्टर के आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। तो आज जो चैप्टर है हमारे सामने 2 कविताएं हैं, उत्साह अट नहीं रही, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखे थे। दोनों ही कविताएं प्रकृति से संबंधित हैं। जहां एक सौंदर्य नाद युक्त कविता है, वहीं एक आवाहन गीत है। दोनों को ही हमने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करा दिया है। तो शुरू करते हैं इन कविता के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, कवि ने बादलों के लिए किस विशेषण का प्रयोग किया? विशेषण का तात्पर्य तो आप जानते ही, जहां जिन शब्दों से हम किसी चीज की विशेषता को व्यक्त करते हैं। ठीक है, ये चीज। तो अब यहां पर देखिए क्या है, अनंत नव जीवन वाले, ललित मनमोहक। तो अब उन्होंने क्या बोला है बादलों को? उन्होंने बोला है आपका नव जीवन वाले, यानी कि नव जीवन, जो नया जीवन प्रदान करे। अब जो बादल हैं वो तो नवजीवन प्रदान करते हैं कि नहीं प्रदान करते हैं? कि जब पृथ्वी में चारों तरफ गर्मी होती है, लोगों को पानी की आवश्यकता होती है, तो चाहे मनुष्य हो, प्राणी हो, उनको पानी पीने के लिए चाहिए। तो वहीं प्रकृति को हरा भरा रखने के लिए भी पानी चाहिए। तो दोनों को ही नवजीवन देने का कार्य कौन करता है? वो बादल ही करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, कवि बादलों से किस प्रकार बरसने का आह्वान कर रहे हैं? किस प्रकार का आह्वान कर रहे हैं वो? गोल गोल घूमकर, धीरे धीरे, आकाश को घेर कर, या तीव्र वेग से। तो उन्होंने किस तरीके से बोला है? तो यहां पर क्या बोला था? घोर घोर घराघन, है ना, यानी कि आकाश को चारों तरफ जो है आप घेर लीजिए। ये चीज है, जब आप गरजते हुए आएंगे तो आपको पहले क्या करना है? आप चारों तरफ आकाश में फैल जाइए, उसको घेर लीजिए, उसके बाद बरसिएगा। उनके कहने का तात्पर्य यही था। तो सीधे सीधे कवि बादलों से किस प्रकार बरसनेगा? चारों तरफ घेर कर बरसनेगा। ये नहीं कि थोड़े से आए बरस कर चले गए, नहीं, आप चारों तरफ छा जाइए और फिर बरसिए। उत्साह कविता में बादल किसका प्रतीक बताया गया है? शांति का, क्रांति का, स्थिरता का, या सुख का? जब मैं कविता आपको पढ़ा रही थी, मैंने जब शुरू कराई थी, तभी मैंने ये चीज बोला था, बादल हमेशा क्रांति का ही प्रतीक होते हैं। क्यों? क्योंकि वो बदलाव लाते हैं। कैसे? अब जब बादल आते हैं तो वो प्रकृति में बदलाव लाते हैं। अब बादलों के माध्यम से क्या बोलो, अब कहीं पर भी अनाचार, अत्याचार कुछ भी हो रहा हो तो क्रांति होती है। उस अत्याचार को दबाने के लिए क्रांति होती है, मिटाने के लिए क्रांति होती है। क्रांति मतलब बेसिकली बदलाव होता है। तो यहां पर जिस तरीके से बादल प्रकृति में बदलाव करता है, उसी तरीके से वास्तविक जीवन में किसी तरह की क्रांति अत्याचार या अनाचार या गलत नीतियों को दबाने का कार्य करती है। तो यहां पर उत्साह कविता में बादल क्रांति का प्रतीक है। नेक्स्ट आते हैं, कवि ने बादलों को किसकी कल्पना के समान पाले हुए बोला है? विद्युत की कल्पना, बाल कल्पना, आसमान की कल्पना, या काले घुंघराले बालों की कल्पना? तो किस तरीके से उन्होंने बोला है? वो बोला है बाल कल्पना।
अब यहाँ पर आप बोलोगे काले घुंघराले बालों की कल्पना बाल कल्पना नहीं करते, जो हमारे ये बाल होते हैं ये कल्पना नहीं करते हैं, ये जो कल्पनाएं कौन करते हैं? छोटे बच्चों की कल्पनाएं। छोटे बच्चों की कल्पनाएं देखिए क्या असीमित होती हैं। उसमें क्या बोला था? ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, ये एक पंक्ति थी ना। तो यहाँ ललित ललित मतलब नए नए, घुंघराले घुंघराले अर्थात बच्चों के जो नए नए बाल निकलते हैं वो घुंघराले होते हैं, उनके समान आप घुमड़ घुमड़ कर आसमान में छा रहे हो, ये पंक्ति पहले है। फिर बाल कल्पना से पाले, और आपको जैसे बच्चों की कल्पनाएं असीमित होती हैं उस तरीके से आपको पूरे वातावरण में छा जाना है। तो वो जो बाल है वहां पर जो दिया गया है वो केशों से तात्पर्य नहीं है, वो बच्चों की कल्पनाओं से तात्पर्य। वो ललित ललित काले घुंघराले जो लाइन दी गई है वो बादलों का स्वरूप बताया गया है कि किस तरीके से वो आसमान में छाते हैं, लेकिन बाल कल्पना जो है वो छोटे बच्चों की कल्पना के समान आपको पूरे आसमान में छाना है। नेक्स्ट आते हैं, कविता ने तप्त धरा के माध्यम से किस ओर संकेत किया है। अब इस पूरी कविता में अगर आपने देखा तो यहां पर क्या था? विकल मिकल उन्मत्त थे लोग, यानी कि गर्मी से ये पूरी धरती तप रही थी, इस पर रहने वाले लोग बहुत ही ज्यादा परेशान थे। अब उन्होंने जो ये तप्त धरा शब्द लिया है ये संकेत किस ओर कर रहे हैं? जन सामान्य की पीड़ा की ओर, या जन सामान्य की पीड़ा या अत्यधिक गर्मी? तो यहां पर जो सही ऑप्शन है वो क्या दिया गया है आपको? जन सामान्य की पीड़ा की तरफ उन्होंने ये संकेत किया है। नेक्स्ट आते हैं, अट नहीं रही कविता में चारों तरफ किसकी सुंदरता फैली हुई है? चारों तरफ किसकी सुंदरता है? फागुन, माघ, कार्तिक, बैसाख। अब ये सारे जो नाम दिए गए हैं ये हिंदू कैलेंडर के महीनों के नाम हैं, ध्यान रखिएगा। अब इसमें थोड़ा सा चेंजेस हो सकता था। अब कैसे चेंजेस हो सकता था? अगर मान लो ये कार्तिक की जगह हम यहां दे देते वसंत, तो क्या होता? अब वसंत ऋतु है, लेकिन यहां पूछा गया है अट नहीं रही कविता में चारों तरफ किसकी सुंदरता फैली है। अब क्या है? अट नहीं रही क्या? फागुन की सुंदरता की बात करी, वहां पर वसंत ऋतु का कहीं पर एक जिक्र नहीं है। पूरी कविता में ध्यान दीजिएगा, पूरी कविता में वसंत ऋतु का कहीं एक जिक्र नहीं है। जिक्र किसका हो रहा है? सिर्फ फागुन का। अब हम वसंत ऋतु का जिक्र लेकर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वसंत ऋतु में जो आती है वो फागुन मास में ही आती है, और वसंत ऋतु में ही चारों तरफ बदलाव होता है। तो मतलब ये दोनों एक साथ होते हैं, इसीलिए इनको बोला गया है। तो सही क्या है? किसकी सुंदरता चारों तरफ फैल रही है? वो है फागुन मास की। कवि की आंखें किसकी ओर से नहीं हट पा रही हैं? किसकी तरफ वो देख रहे हैं कि अपनी आंखों को वो हटा नहीं पा रहे हैं? प्रेयसी की ओर देख रहे हैं, विशालकाय पर्वत की ओर देख रहे हैं, प्राकृतिक सुंदरता की ओर से, या काले काले बादलों से? तो यहां पर क्या दिया है कि हटा नहीं पा रहे। या देखिए यहां पर दो चीजें, इनकी दोनों कविताएं यहां पर है, प्राकृतिक सुंदरता की ओर, काले बादल की ओर से। लेकिन यहां पर ये दोनों अलग अलग कविताएं, काले बादल तो हमने उत्साह कविता में इस्तेमाल किया और क्वेश्चन पूछा गया है अट नहीं रही से। तो सही क्या है? उनकी जो आंखें हैं वो हट नहीं पा रही प्राकृतिक सुंदरता से। फागुन मास में चारों तरफ जो सुंदरता फैली हुई है वो इतनी अत्यधिक है कि वो चाहकर भी अगर अपनी आंखें उससे हटाना चाहें तो वो हटा नहीं पा रहे। प्रश्न संख्या 8 है, फागुन आते ही वन उपवन में क्या परिवर्तन होने लगता है? वन और उपवन दोनों में क्या अंतर होता है? वन मतलब जंगल, उपवन मतलब बगीचा, उनमें क्या तब्दीलियां होती हैं? पेड़ों से पत्ते गिरने लगते हैं, पेड़ पौधे मुरझाने लगते हैं, पेड़ों पर रंग बिरंगे फूल खिलने लगते हैं, यह सभी कथन सत्य। देखिए पेड़ों से पत्ते गिरना और पेड़ पौधों का मुरझाना ये दोनों अलग अलग। पेड़ों से पत्ते गिरना आपका पतझड़ के मौसम में होता है, पेड़ पौधों का मुरझाना आपका ग्रीष्म में होता है, ठीक है, जिसे हम जेठ बैसाख का महीना कहते हैं। लेकिन फागुन मास में पेड़ों पर रंग बिरंगे फूल खिलने का काम
होता है। तो सही क्या है, आते क्या बदलाव होता है, पेड़ों में रंग बिरंगे फूल खिलने लगते हैं, क्योंकि पतझड़ के मौसम में ये सारी चीजें मुरझा चुकी होती। भाई ठंड में भी पेड़ पौधे सही से ग्रोथ नहीं कर पाते, क्योंकि इतना ज्यादा ठंड पड़ती है कि कभी पाला पड़ जाता है, कुछ हो जाता है, तो पेड़ मुरझा जाते हैं, खराब हो जाते हैं। लेकिन ये मौसम इतना अच्छा होता है कि अब जो चीजें भी प्रकृति की बर्बाद हुई होती हैं वो सभी रिस्टोर होना शुरू हो जाती हैं। प्रश्न संख्या 9 है, कहीं कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, पंक्ति में किसकी विशिष्टता व्यंजित हुई है। अब कहां है, कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, किसका बताया गया है यहाँ पर, हवा की, फलों की, नभ की या फूलों की। तो जब हम पंक्ति आपको समझा रहे थे, हमने बताया था ना, घर घर भर देते हो मतलब हर घर में जो है वो फूल खिल जाते हैं, और घर घर भर देते हो, हर घर जितना भी है सब जगह आप जो है फूल खिल जाते हो। तो इसमें फूलों की विशिष्टता बताई गई है कि चारों तरफ कहीं पर भी एक तिल भरने की जगह नहीं होती जहां फूल नहीं हो, घर बाहर हर जगह जो है वो हर तरह के फूल खिलने लगते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, फागुन कवि के मन को किस तरह प्रभावित करता है। फागुन किस तरीके से प्रभावित कर रहा है, खुशनुमा वातावरण से, उसका मन पंछियों की तरह उड़ने लगता है। फागुन में कवि कैसे करता है, बहुत ज्यादा कि उसका खुशनुमा वातावरण में वो पक्षियों की तरह उड़ने की कोशिश करने लगता है। प्राकृतिक सौंदर्य देख के उसका मन विचलित होने लगता है, प्रकृति का सौंदर्य देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। पक्षियों की चहचहाहट सुनकर उसका मन अस्थिर हो जाता है, जो पक्षी उड़ रहे हैं उनकी चहचहाहट सुन के वो थोड़ा सा अस्थिर हो जाता है, उसका मन कल्पना लोक में विचरण करने लगता है। तो फागुन कवि के मन में किस तरह प्रभावित कर रहा है, वो जो है खुशनुमा वातावरण में उसका मन पक्षियों की तरह उड़ने को बोलता है ना। क्या बोलता है, वो पर पर कर देते हो, यानी कि सभी को पर प्रदान कर देते हो। क्या पक्षी भी प्रसन्न होकर पर लेकर उड़ता है, तो पत्ता भी, एक पर का मतलब जहां पर पंख है, वहीं दूसरा पर का मतलब है यहां पर पत्ते से है। तो यहां पर क्या होता है कि आप पक्षियों को पर देकर तो उड़ा ही देते हो, पत्तों को भी पर देते हो, तो मेरा मन भी उन्हीं की तरह खुशनुमा होकर चारों तरफ उड़ने को करता है। प्रश्न संख्या 11 है, सभी लोग डैश से दुखी हैं। अब क्या था, विकल मिकल उन्मत्त ते निदात जन के सारे जन, है ना, विश्व निदात के सभी जन, ये था ना पंक्ति। तो क्या था, वर्षा होने के कारण सभी लोग दुखी हैं, जल भराव के कारण सारे लोग दुखी हैं, सर्दी के कारण दुखी हैं, गर्मी के ताप के कारण दुखी हैं। अब देखिए हमें आंसर पता था, यहां पर आपको जो ध्यान देने की बात यह है कि आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप चाहे 101% कॉन्फिडेंट हो कि हमें आंसर पता है, लेकिन उसके बावजूद आपको ऑप्शन सारे पढ़ने हैं। अब आप बोलोगे कि ये टाइम वेस्ट है, हम टाइम वेस्ट नहीं दे रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि इतना सा टाइम अगर आप दोगे, हो सकता है कहीं एक मार्क आपका माइनस होने से बच जाए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, बहुत कम डिफरेंस के साथ आपको मिलते जुलते ऑप्शंस दे दिए जाते हैं, तो उसमें ये होता है कि हम कंफ्यूज होने लगते हैं कि ये लगाएंगे ये लगाएंगे, और कभी कभी क्या होता है बिना पढ़े लगा देते हैं तो हम गलत आंसर भी लगा देते हैं। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि सारे ऑप्शन पढ़ने हैं। तो सही ऑप्शन क्या है, सभी लोग गर्मी के ताप के कारण परेशान थे, क्योंकि वर्षा ऋतु से पहले क्या होता है, वो होती है ग्रीष्म ऋतु, जिसमें धरती बहुत ज्यादा तपती है, तो उससे सभी लोग परेशान थे। बादल कहां से आ जाते हैं, बादल कहां से आते हैं, समुद्र से, नदियों से, अज्ञात दिशा से या आकाश से। तो क्या था, अनजान दिशा से, मतलब वो किस दिशा से आएंगे ये पर्टिकुलर हमें पता नहीं होता है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण किधर से आएंगे नहीं पता, तो इसीलिए क्या बोला गया है, अज्ञात दिशा से आने के लिए, अनजान दिशा से। कोई भी दिशा, हम अज्ञात दिशा इसलिए बोला गया है क्योंकि हमें नहीं पता कि किस दिशा से आएंगे, है ना, तो वही चीज यहां पर बोली किस दिशा से आएंगे, इसीलिए इसको अज्ञात दिशा से आता हुआ बोला गया है। प्रश्न संख्या 14 है, उत्साह कविता की भाषा है, डैश है, किस तरह की भाषा है, मैंने याद करिएगा, मैंने बताया भी है पहले आपको, खड़ी बोली, अवधी, व्रज भाषा या कन्नौजी। तो सही ऑप्शन है आपका उत्साह कविता की भाषा खड़ी बोली है।
प्रश्न संख्या 15 है, उत्साह कविता में कौन सा गुण है? जो उत्साह कविता हम पढ़ रहे हैं उसमें गुण किस तरीके का है? अब ये सारी चीजें जो इंफॉर्मेशन है ना आपको कहां से मिलेंगी? जब हम कवि की काव्यगत, इस पाठ से पहले जो काव्यगत विशेषताएं दी गई ना वहां आप पढ़ोगे, पाठ प्रवेश पढ़ोगे, क्योंकि जब आपको किसी भी चैप्टर के एमसीक्यू रेडी करने हैं तो सबसे पहले आपका कवि परिचय आएगा, उनकी रचनाएं आएंगी, फिर उनकी काव्यगत विशेषताएं आती हैं, पाठ प्रवेश आता है, फिर उसके बाद जाके कहीं कविता शुरू होती है। तो उस कविता से पहले जितनी चीजें दी है वो भी आपका पढ़ना जरूरी है, क्योंकि उससे संबंधित प्रश्न आते हैं। जैसे ये सब प्रश्न जो दिए गए हैं ना, कौन सी भाषा में है, कौन सा गुण है, तो ये सब वहीं पर ही दिया गया, आपको वहीं पे पढ़ना है, ये कोई मैं अपने मन से नहीं करा रही, ये सब वहां पर पढ़ा हुआ है। तो उत्साह कविता में कौन सा गुण है? प्रासाद गुण, माधुर्य गुण, ओज गुण, या इनमें से कोई नहीं? तो सही है, इसमें ओज गुण विद्यमान है। ओज क्यों दिया जा रहा है? ओज का मतलब होता है तेज, यानी जहां पर आपके अंदर एक्साइटमेंट ज्यादा पैदा हो। माधुर्य गुण, जहां सुनने के बाद आपको बड़ा अच्छा लगे। प्रसाद गुण, जहां पर पढ़ने के बाद आप कोई चीजों को ग्रहण करने का मन करे। तो यहां पर जब हमने ये उत्साह कविता पढ़ी तो हम एक्साइटेड हुए वातावरण को लेकर कि क्रांति है, तो एक्साइटमेंट है, तो यहां पर ओज गुण होगा। प्रश्न संख्या 16 है, अट नहीं रही कविता में किस ऋतु का वर्णन है? एक भी ऋतु का वर्णन नहीं किया गया उसके अंदर, एक ऋतु का नाम नहीं है उसके अंदर तो फागुन मास है, मास तो महीना हुआ, तो कौन सी ऋतु है? देखिए, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, वसंत ऋतु या वर्षा ऋतु। तो ये तो मैं आपको शुरू से बताती आ रही हूं कि फागुन मास में वसंत ऋतु पड़ती है, तो सही क्या है? यहां पर वसंत ऋतु की बात की गई है। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 17, अट नहीं रही कविता में कवि किसे संदेश देना चाहता है? यहां पर उन्होंने जो कविता पढ़ी है ना, अट नहीं रही, इसमें वो किसको संदेश देने की बात कर रहे हैं? बादलों को, अपने प्रियतम को, आकाश को या वन को? तो यहां पर जो है ये सारा संदेश वो दे रहे हैं अपने प्रियतम को, कि अब ये तो कहीं पे दिया नहीं था, तो उन्होंने ये कविता लिखी है कि चारों तरफ इतनी सुंदरता है। प्रियतम अर्थात वो जिससे प्रेम करते हैं, उसको वो ये सारा संदेश देना चाह रहे हैं। प्रश्न संख्या 18 है, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या दिया गया है? उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। यहां पर और पर शब्द जो है इनमें अलंकार दिया गया है, ठीक है? जो पर शब्द दिया गया है इसमें आपके पास अलंकार दिया गया है। ये देखिए, ये दो शब्दों में है आपके पास में। अब यहां पर आपको ध्यान एक चीज जो देनी है वो ये है, पहले पर का जो मतलब होता है वो है पंख। पंख जो होता है ना, पक्षियों के पंख होते हैं ना, पक्षी के जो पंख होते हैं, यहां उनसे ये तात्पर्य है। जबकि दूसरे पर से आपका तात्पर्य है पत्ता, ठीक है? अब पत्ता भी उड़ने को बेताब हो जाता, मतलब जो पत्ता पेड़ पे लगा है वो भी इस सुंदरता को देखकर उड़ने को। अब जहां पर एक ही शब्द दो बार दिया हो और दोनों बार उसका अर्थ बदला हुआ हो, तो वहां कौन सा अलंकार होगा? वहां पर अलंकार होता है यमक अलंकार। कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार वहां पर होता है। सॉरी, क्वेश्चन चेंज हो गया आपका, यहां पर ये देखिए, है ना, ये वहां पर होता है यमक अलंकार। तो क्लियर हुआ ना आपको कि क्या चीज है? अब आपको पता भी होना चाहिए कि यहां पर अगर दो बार पर दिया है तो पहले पर का क्या मतलब है, दूसरे पर का क्या मतलब है। अब इसी से मिलता हुआ हमारा दूसरा क्वेश्चन आ गया। देखिए, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, उस पंक्ति में दूसरे पर का क्या मतलब है? तो दूसरा पर हमने आपको क्या बताया था? पत्ता, पेड़ का जो पत्ता होता है, यहां तात्पर्य उससे है, ठीक? तो ये समझ में आया है ना? पहला पर जहां पर आपको पंक्षी के परों से तात्पर्य है, पंखों से तात्पर्य है, वही दूसरा पर आपको पेड़ के पत्ते से तात्पर्य है। प्रश्न संख्या 20 है, कविता अट नहीं रही है में किस ऋतु के प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किया जा रहा है?
अब कौन सी ऋतु है जिसका प्राकृतिक सौंदर्य यहां पर बखान किया जा रहा है? ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु या वसंत ऋतु? तो सही ऑप्शन है आपका वसंत ऋतु के सौंदर्य का वर्णन किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, आपकी जो पोयम है उसमें किसी भी ऋतु का वर्णन नहीं है, लेकिन तब भी मैं बता रही हूं उसमें वसंत ऋतु का वर्णन किया गया, क्योंकि फागुन मास वसंत ऋतु में ही आता है। धराधर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? घेर घेर घोर गगन धराधर ओ। अब ये धराधर शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया गया? ये पर्यायवाची शब्द है, ध्यान रखिएगा। पृथ्वी, आकाश, समुद्र या बादल। तो यहां धराधर जो है वो किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? बादल के लिए इस्तेमाल किया गया है। कवि ने निदाद अर्थात भीषण गर्मी से किसकी ओर इशारा किया है? निदाद का मतलब होता है भीषण गर्मी। अब देखिए यहां पर एक क्वेश्चन आपका ऐसे ही बन सकता है, पूछ लिया जाए निदाद का क्या तात्पर्य है, तो आपको आंसर पता चल गया, उसका मतलब होता है भीषण गर्मी। अब भीषण गर्मी से किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? अधिक गर्मी, सांसारिक कष्ट, असफलता या इनमें से कोई नहीं। तो यहां हमने आपको बताया ना कि ये जो कविता है ये आवाहन गीत है और प्रतीकात्मक रूप से यहां पर प्रयुक्त किया गया। तो जो संसार में रहकर लोगों को कष्ट हो रहे हैं उसी के बदलाव के लिए क्रांति बोली जा रही है कि भाई क्रांति हो जाए। तो यहां पर आकाश में जो बादल आ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? जो पृथ्वी के जितने भी लोग हैं इस पूरी गर्मी से बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो वो बरस के उसको शांत करेंगे। तो यहां पर जो निदाद अर्थात भीषण गर्मी है उससे तात्पर्य है सांसारिक कष्टों से। समझ में आ गया ना क्या चीज है? सांसारिक लोगों को संसार में कष्ट हो रहा है, तभी जो है क्रांति होगी और वो कष्ट दूर होंगे। अब अगर बहुत ज्यादा भीषण गर्मी पड़ रही है तो बादल आएंगे, बरसेंगे, तभी लोगों की कष्ट दूर होंगे। तो यहां पर निदाद अर्थात भीषण गर्मी से तात्पर्य सांसारिक कष्टों से है। नेक्स्ट आते हैं, कविता में जल का बरसना किसका प्रतीक है? कविता में जल का बरसना किस चीज का प्रतीक है? बारिश होना, शांति और सुख की स्थापना होना, प्यास बुझना या इनमें से कोई नहीं। अगर हम भीषण गर्मी से परेशान हैं तो पानी बरसेगा तो जाहिर सी बात है हमें शीतलता प्राप्त होगी। अब ये चीज तो कविता में मेंशन है, लेकिन अगर हम सांसारिक कष्टों को भोग रहे हैं, क्रांति होगी, बदलाव होगा, अर्थात जल बरसेगा, तो फिर क्या होगा? तब हमें शांति और सुख की स्थापना होगी। सांसारिक कष्ट क्या हुआ? मतलब कि आजकल समाज में बहुत क्राइम फैला हुआ है, सब कुछ है। अब क्रांति हुई, मान लो पुलिस ने बहुत अच्छा अभियान चलाया, शहर के सारे गुंडों, सारे क्रिमिनल को उठा के जेल में भर दिया, बदलाव हुआ, क्रांति हुई, मरहर पकड़ हुई, मारकाट हुई, क्रांति हुई। उसके बाद क्या होगा? शहर में शांति होगी, सुख होगा, यही होगा ना। तो वही चीज है कि जब बादल आएंगे, बरसेंगे, तो तत्ती धरती पर तो हमको ठंडक मिलेगी, जो अभी तक गर्मी से हम तड़प रहे थे, और यही होगा। तो उसी तरीके से जब जल बरसेगा अर्थात सांसारिक कष्ट दूर हो जाएंगे, तब क्या होगा? हमें सुख और शांति की स्थापना होगी। किस महीने में चारों तरफ हरियाली छाती है? फागुन में, माघ में, बैसाख में या आषाढ़ में? तो जाहिर सी बात है फागुन मास में चारों तरफ जो है वो हरियाली छा जाती है। चारों तरफ जितना भी आप वातावरण देखोगे हर तरफ आपको हरियाली दिखाई देगी, रंग बिरंगा माहौल दिखाई देगा, हरी हरी पूरे पेड़ पत्ते एकदम हरे हरे से हो जाते हैं, इतना सुंदर लगता है चारों तरफ। बादल अपनी गर्जन तर्जन से किसे घेर लेता है? यानी कि बादल जो है गरजता बरसता आता है और किसको घेर लेता है? समुद्र को, पृथ्वी को, आकाश को या इनमें से कोई नहीं। तो वो किसको घेरता है? वो घेरता है इस पूरी आकाश को। आकाश को चारों तरफ छा जाता है ना। अब आया ना, गरजते बरस एकदम तड़कते फड़कते चले आएंगे और जितना चारों तरफ आकाश होगा चारों तरफ छा जाते। फिर आपको लगता है अरे आज तो बहुत जोर से बारिश होने वाली है, होता है नहीं? तो हम लोग कहां देखते हैं ये काले बादल? पूरे आसमान में देखते हैं, तो चारों तरफ वो छाए रहते हैं। बादल को कवि ने गरजने के लिए कहा जिससे कि वातावरण में क्या हो? अगर सिर्फ गरजने के लिए बोल रहे हैं, उन्होंने बरसने की बात तो बहुत एंड में करी, लेकिन अगर वो सिर्फ गरजने के लिए बोल रहे हैं तो उससे वातावरण में क्या होगा? जोश और क्रांति फैल सके, गर्मी समाप्त हो सके, बच्चे डर जाएं, इनमें से कुछ नहीं। तो जब गर्जन तर्जन होगा तो हमारे अंदर क्या होगा?
उत्साह भरेगा। क्या बढ़ेगा? उत्साह बढ़ेगा, जोश भरेगी और चारों तरफ क्रांति का उत्साह फैलेगा। तो क्या है? जोश और क्रांति फैल सके, इसीलिए जो है वो गरजने के लिए वो कह रहे, गर्जन तर्जन करते आइए गरजिए और पूरे वातावरण में सभी के अंदर जोश और क्रांति को फैला दीजिए कि नहीं, हमारे अंदर भी इतना स्टैमिना है कि हम भी इस क्रांति का पार्ट बन सकते हैं, इस बदलाव का पार्ट बन सकते हैं। ये सोचकर वो चारों तरफ फैल जाते हैं। प्रश्न संख्या 27 है, कवि के अनुसार बादलों के भीतर क्या छिपा हुआ है? बिजली की कड़क, पानी, रहस्य या काली घटा? विद्युत छवि उर्मे, तो अर्थात क्या हुआ? बादलों के अंदर क्या छिपी होती है? वो छिपी होती है बिजली। ये तो हम लोगों ने भी एक्चुअली देखा है कि बिजली की कड़क होती है, लेकिन बिजली की कड़क के बाद क्या होता है? पानी होता है ना, तो वो छिपा होता है। बिजली तो कड़क के आपको बदलाव का संकेत दे रही है, विद्युत छवि उर्मे, तो अर्थात वो बदलाव दे रही है, लेकिन उसके बाद उसके अंदर क्या छिपा है? वो छिपा है पानी, जो पूरे वातावरण को आपको ठंडा करेगा। तो सिंपल, आज जैसे हमने अभी सबसे पहले बोल दिया कि बिजली की कड़क, तो यहां पर विद्युत छवि है, ध्यान रखना, विद्युत छवि उर्मे। तो विद्युत छवि का तात्पर्य होता है बिजली सी चमक जैसे विचारों का होना, जैसा कि कवि के विचार होते हैं, है ना। कवि नवजीवन वाले दिया था ना, तो कवि के मन में हमेशा नए विचार छिपे रहते हैं, जैसे बादलों के हृदय में बिजली की चमक होती है, लेकिन एक्चुअल उनके अंदर क्या है? पानी भरा हुआ है, जो इस पूरी धरती को तृप्त करेगा, यानी कि शीतलता प्रदान करेगा। नेक्स्ट है, कवि ने बादलों को किसके समान सुंदर बताया है? केशों के समान, आसमान के समान, वर्षा के समान या इनमें से कोई नहीं? तो क्या था? ललित ललित काले घुंघराले, है ना। तो सही क्या हुआ? उन्होंने बताया है इसे केशों के समान। अब अगर पूछ लिया जाए किसके केशों के समान, तो छोटे बच्चे जिनके ललित ललित अर्थात नए नए काले काले घुंघराले बाल होते हैं, उसी के समान जो है बादलों को बताया गया कि उसी के समान जो है बादल पूरी तरह, देखिए आसमान जब छाते हैं तो कैसे कर्व कर्व करके हर जगह से छा जाते हैं, जैसे बच्चों के होते हैं बाल कैसे कर्व कर्व होते हैं ना, तो उसी तरीके से यहां पर बताया गया है। नेक्स्ट है, कवि बादलों से क्या आग्रह कर रहा है? बरसने का, छाए रहने का, कड़कड़ाने का या ये सभी? तो उन्होंने क्या आग्रह किया है? वो आग्रह कर रहे हैं बरसने का, कि हाँ गरजिए, लेकिन साथ में देखिए एंड में उन्होंने बरसने की बात भी करी है, तो वो बरसने का आग्रह कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं, कवि के अनुसार नूतन कविता कैसी होनी चाहिए? नूतन अर्थात नई कविता किस तरीके की होनी चाहिए? संपूर्ण संसार में जोश भर देने वाली, संपूर्ण संसार में नीरवता को भर देने वाली, संपूर्ण संसार का अंत कर देने वाली, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं? तो हमेशा नई कविता ऐसी होनी चाहिए जो संपूर्ण संसार में जोश भर दे, ऐसी कविता जो लोगों के अंदर इस तरह का जोश भरे कि वो बदलाव के लिए आह्वान करें। जैसे ये कविता है, हम लोग पढ़ रहे हैं उत्साह कविता, तो ये हमारे अंदर जोश पैदा कर रही है ना कि हाँ हमें भी बदलाव की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर है 31, काव्यांश के आधार पर बताइए कि संसार के सभी प्राणियों की स्थिति कैसी है? यानी कि जो कविता हमने पढ़ी उत्साह, उसके अनुसार आपको बताना है कि संसार में जितने सारे लोग हैं उनकी स्थिति किस प्रकार की हो रही है। गर्मी के कारण बेचैन और उदास, गर्मी के कारण खुश है, या वर्षा के कारण उत्साहित हैं, या उपरोक्त सभी? तो क्या था? विकल विकल उन्मत्त, है ना। तो क्या था? सभी जितने भी पृथ्वी के लोग थे वे सभी लोग गर्मी के कारण बेचैन हो रहे थे। गर्मी से क्या ना उनके अंदर बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही थी। तभी तो उत्साह कविता में जो बादल आ रहे हैं वो उनके उत्साह का कारण बनेंगे। क्यों? क्योंकि भाई पहले अगर हम परेशान हैं तभी तो हमें जो नई बदलाव आ रहा है वो अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। किसी भी तरह का बदलाव हो, हम कह रहे कुछ भी हो, हम कह रहे हमारे डेली रूटीन में भी अगर कुछ चेंजेस होते हैं, बदलाव होते हैं, तो भी वो हमें उत्साहित ही करते हैं। तो उसी तरीके से है कि जो लोग गर्मी के कारण बहुत ही बेचैन और उदास थे, जब ये बादल आने को हुए तो उनके अंदर वो एक्साइटमेंट आ जाती है।
कवि गर्मी से तपती धरती को जल से भरकर शीतल करने का आग्रह किससे कर रहा है? किससे बोल रहा है कि गर्मी से जो ये धरती तप रही है इसे तुम जल से भरकर शीतल कर दो? किससे उन्होंने, कवि ने बोला है करने के लिए? ये स्वयं से बोला है, बादलों से बोला है, चांद से बोला है, या सभी से बोला है? जाहिर सी बात है इस कविता में जल बरसाने का कार्य बादलों द्वारा संपन्न हो रहा है, तो उन्होंने बादलों से बोल रहा है कि भाई गर्मी के कारण जो यहाँ के लोग सभी बेचैन है और ये धरती जो तप रही है इसको तुम पानी से भरकर शीतल कर दो। क्योंकि भाई थोड़ा बहुत पानी इस गर्मी से कुछ नहीं होता, इतना पानी बरसाओ कि थोड़ा भर जाए, तभी यहाँ पर थोड़ी शांति होगी, शीतलता प्रदान होगी धरती को। तो सिंपल सीधा उन्होंने क्या कहा कि जो है शांति तभी मिल सकती है, जब सुखद शीतलता तभी मिल सकती है जब अच्छे से जल भर जाएगा। कवि ने बादलों को क्या कहकर पुकारा है? वो क्या कह रहे हैं? अज्ञात दिशा से आने वाले, बरसने वाले, ज्ञात दिशा से आने वाले, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उन्होंने क्या बोलकर पुकारा है? वो उन्होंने बोला है अज्ञात दिशा से आने वाले। कि अब बादल, जैसे हम लोग होते हैं, हम लोग कोई, अब आप लोग यहाँ आपकी 4-5 बुआ है, तो कोई कहीं रहती है, कोई कहीं, तो कोई दिल्ली में रहती है, कोई मथुरा में रहती है, कोई आगरा में रहती है, तो आप क्या बोलोगे? उनका नाम लेके तो नहीं बोलोगे ना, आप ये बोलोगे दिल्ली वाली बुआ आई है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से बादल भी बहुत सारे होते हैं। अब बादल किसी भी दिशा से आ रहे हैं तो उनको ये नहीं बोला कि बादल आ रहे हैं, ये बोल रहे हैं अज्ञात दिशा से बादल आ रहे हैं, तो ये उनको आने वाला बोला है। तो यहां पर क्या कहकर बुलाया है उनको? अज्ञात दिशा से आने वाले। प्रश्न संख्या है 34। काव्यांश में प्रयुक्त विकल विकल उन्मन थे उन्मन पद किसकी विकलता और उदासी को सूचित करता है? कौन उदास है, कौन ज्यादा परेशान है, किसके बारे में बोला जा रहा है? उदास बादलों की, उदास प्राणियों की, या स्वयं अपनी? तो यहां पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका उदास प्राणियों की। यानी कि इस पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं, जितने भी प्राणी, हम खाली मनुष्य की बात नहीं कर रहे, हम जीव जंतुओं की भी बात कर रहे हैं, कीड़े मकोड़ों की, मतलब प्राणी वो कहे जाते हैं जिनके अंदर श्वास है। तो अब वो कीड़े मकोड़े भी हो सकते हैं, जल में रहने वाले भी हो सकते हैं, मतलब बेसिकली पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी प्राणी हैं वो सभी की उदासी और विकलता की बात करी जा रही है। यहां पर काव्यांश में प्रयुक्त उन्मन शब्द किस भाव का सूचक है? क्या भाव व्यक्त कर रहा है? या आप ये बोल सकते हो कि उन्मन का तात्पर्य क्या होता है, क्या अर्थ होता है इसका? उदासी का, खुशी का, चमत्कार का, या सभी का? तो काव्यांश में प्रयुक्त उन्मन शब्द जो है वो उदासी का प्रतीक है। क्योंकि भाई हम गर्मी के कारण हमें अच्छा वेदर नहीं लगता है, हम अपने काम सुचारू रूप से, भाई गर्मी जब लगती है तो आप देखो ना थकान भी जल्दी चढ़ती है सॉरी, हम अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं, सब हमारे साथ में होता है ना। तो मेन बेसिकली क्या होता है, हम उदास होकर बैठ जाते हैं क्योंकि अपना रूटीन लाइफ ही हम अच्छे से जी नहीं पाते। तो विकल विकल उन्मन, यानी कि विकल विकल हो गया बेचैन, उन्मन मतलब थे उदास। तो जितने भी सभी लोग थे वो किससे, निदाद अर्थात भीषण गर्मी से बहुत ही ज्यादा परेशान थे। कवि ने बादलों को क्या कहकर संबोधित किया है? बादलों को क्या कहकर संबोधित कर रहे हैं? अज्ञात दिशा, अनंत के घन, विकल, या सभी? तो उन्होंने क्या कहकर संबोधित किया है? वो किया है अनंत के घन। उन्होंने ये नहीं बोला अज्ञात दिशा से आने वाले, तो अनंत के घन बोला जाएगा ना, मतलब उनको बोला जाएगा अनजान दिशा से आने वाले। लेकिन यहां पर क्या है, अनंत के घन, ऐसे बादल जिनका कोई अंत हमें दिखता ही नहीं। क्योंकि जब वो छा जाते हैं, आप यहाँ बताइए, अनंत यानी कि क्या हुआ, जब वो आसमान में गगन में छा जाते हैं तो उनका तो अंत दिखता ही नहीं। क्योंकि भाई अगर बेसिकली देखा जाए तो आसमान का ही कोई अंत नहीं है, अनंत होता है। अब उस पर बादल छाएगा तो वो भी जाहिर सी बात है वो क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। अनंत यानी जिसका अंत ना हो, तो वो चीज यहां से बोला गया। तो यहां पर अनंत के घन कहकर उन्हें संबोधित किया है।
प्रश्न संख्या 37 है, काव्यांश के अनुसार सभी लोग बेचैन क्यों हैं? किस कारण बेचैन है? अत्यधिक जल भराव के कारण, अत्यधिक ताप के कारण, आर्थिक विपन्नता के कारण, वर्षा की तीव्रता के कारण। तो जो पृथ्वी के जितने भी प्राणी हैं वो किस चीज से परेशान है? वो परेशान है अत्यधिक ताप, यानी कि बहुत अधिक गर्मी के कारण वो बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। प्रश्न संख्या 38 है, किसका मन विकल अर्थात व्याकुल है? किसका मन इतना विकल और व्याकुल हो रहा है? संसार के सभी प्राणियों का, बादलों का, कवि का या उपरोक्त सभी का? तो यहां पर जो सही ऑप्शन है वो है, जो विकल मन है वो है संसार के सभी प्राणियों का। जितने भी प्राणी हैं वो गर्मी से ही बहुत ज्यादा व्याकुल परेशान हो रहे हैं और उदास भी हैं। प्रश्न संख्या 39 है, कवि के अनुसार बादल कहां से आ रहे हैं? कहां से आ रहे हैं बादल? आसमान के एक विशेष छोर से, ईश्वर के घर से, अनजान दिशा से या घटा से? तो सही ऑप्शन क्या है? ये है अनजान दिशा से, क्योंकि बादलों के आने की कोई निश्चित दिशा नहीं होती। ये तो आप लोगों ने भी देखा होगा, बारिश के मौसम में कभी इधर से बादल चले आते हैं, कभी इधर से चले आते हैं, कभी इधर से आते हैं, कभी इधर से आते, मतलब किसी भी दिशा से चले आएंगे। तो इसीलिए उनको ये नहीं बोला कि पर्टिकुलर इस दिशा से आइए, वो किसी भी दिशा से चले आते हैं, इसलिए उन्हें अनजान दिशा से आना हुआ बोला गया है। कवि बादलों से क्या अनुरोध कर रहा है? किस चीज का अनुरोध कर रहा है? प्राणियों के मन को विकल करने का, यानी कि जितने भी प्राणी हैं उनके मन को और ज्यादा तकलीफ देने का, धरती को शीतल करने का, यानी कि धरती को ठंडा करने का, ज्ञात दिशा से आने का, यानी कि जो जान वाली दिशा है उसमें आने का, धरा को तप्त करने का, यानी कि धरा को गर्म कर देने का। तो सही ऑप्शन अगर क्या है, वो है आपका धरती को शीतल करने का। कवि ने बादलों से अनुरोध किया है धरती को शीतल करने का, अर्थात भाई ये धरती क्या है, समर में बहुत ज्यादा गर्म हो चुकी होती है, तप्त हो चुकी होती है। तो अब शीतल करने का तात्पर्य अर्थात ठंडा करने का तात्पर्य यहाँ पर यह भी होगा कि उसे थोड़ा बहुत पानी नहीं बरसाना है, उसे बहुत ज्यादा पानी बरसाना पड़ेगा, तब कहीं जाकर धरती ठंडी होगी। और देखो जना, गर्मी के बाद जब बारिश का मौसम आता है तो अगर थोड़ा बहुत पानी बरस के चला जाता है तो मौसम और ज्यादा परेशान करने वाला, ठंडा नहीं होता, ह्यूमिड बढ़ जाती है, क्योंकि नीचे धरती से उसकी गर्मी निकलती है, और जब वो धरती के अंदर जो गर्मी थी वो बाहर निकलती है तो वो और ज्यादा परेशान करती है। तो इसलिए वो थोड़ा बहुत पानी नहीं, कम से कम जब आए तो 2-3 दिन लगातार बरसे, थोड़ा थोड़ा बरसे, तो धरती अंदर तक सोखती है और तब कहीं जाकर वो धरती शीतल हो पाती है। प्रश्न संख्या 41 है, काव्यांश के आधार पर बताइए किस ऋतु में प्रकृति की सुंदरता अत्यधिक बढ़ जाती है? फागुन यानी कि बसंत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, शीत ऋतु में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन आप लोग को पता होगा, यहां पर जो है ध्यान रखना फागुन मास होगा। अगर ये पूछा जाए काव्यांश के आधार पर बताइए किस मास में प्रकृति की सुंदरता अत्यधिक बढ़ती है, तो आप फागुन मास लगाओगे। अगर आपसे पूछा जाए किस ऋतु में बढ़ती है तो आप वसंत ऋतु बढ़ाओगे। हमेशा मैं बोल रही हूं, अक्सर ये कंफ्यूजन होता है, मैंने ये देखा भी है और बच्चों के डाउट्स मैंने इस मामले में बहुत सारे सॉल्व भी किए हैं, इसीलिए मैं बोल रही हूं इस चैप्टर में अक्सर आप लोगों को ऋतु और मास, इन दो चीजों में इतना ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि आप 1 नंबर का आंसर गलत करके चले आओगे। तो सिंपल मैंने आपको बता दिया, अगर उसमें किस मास में पूछा जाए तो फागुन मास है, अगर ऋतु पूछा जाए तो आप बताओगे वसंत ऋतु में। ये दोनों चीजें अलग अलग होती हैं, इनमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। प्रश्न संख्या 42 है, फागुन के आगमन से पेड़ों की डालियों का स्वरूप किस तरह का हो गया है? किस तरह का हो गया है? डालियों के पत्ते झड़ गए हैं, डालियां पत्तों से भर गई हैं, डालियां सूख गई हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। जब फागुन का मास आता है तो क्या होता है? डालियां कहीं हरे कहीं लाल पत्तों से भर जाती हैं, लद जाती हैं, क्योंकि जो पत्ते टूटकर गिर चुके हैं अब फागुन मास में यानी कि बसंत ऋतु में वो सारे पत्ते फिर से निकलना शुरू करते हैं। तो ये पत्ते कहीं पे हरे रंग के निकलते हैं और कहीं पे लाल रंग के निकलते हैं, तो पूरी डाली जो है वो पत्तों से भर जाती है।
पट नहीं रही पंक्ति में कवि क्या कहना चाहता है। इस पंक्ति में कवि क्या कहना चाहता है। सब जगह सुंदरता फैली हुई है, रंग बिरंगे फूल पत्ते छा गए हैं, पहला दूसरा दोनों सही है या पतझड़ आ गया। तो अगर हम देखें पट नहीं रही है तो सब जगह सुंदरता फैली हुई है, ये भी बिल्कुल सही है, और रंग बिरंगे फूल पत्ते छा गए हैं, ये भी सही है। तो हम लगाएंगे गा पे ऑप्शन, क्योंकि हमारा पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन सही हैं। अब मान लीजिए अगर इसमें से एक भी पूछा जाए तो आपको पता है कि आंसर क्या होना है, तो ये आप कविता के अनुसार लगाओगे कि दोनों चीजें ही हैं, तो हमने दोनों पे लगाया। अगर आपसे एक ऑप्शन पूछा जाएगा तो उसमें आप एक ऑप्शन में इसको लगाएंगे। प्रश्न संख्या 44 है, प्रकृति के तन में वसंत का सौंदर्य क्यों नहीं समा पा रहा है। अब प्रकृति रूपी एक महिला बताई गई है जिसके ऊपर जो फागुन मास की सुंदरता है वो समा नहीं पा रही, ऐसा क्यों है। प्रकृति के सीमित परिवेश के कारण, सौंदर्य की अधिकता के कारण, वसंत के प्रति अत्यधिक आकर्षण न होने के कारण, पेड़ों का फलों से लदे होने के कारण। तो प्रकृति के तन में वसंत का सौंदर्य इसलिए नहीं समा पा रहा है क्योंकि सौंदर्य की अधिकता है, चारों तरफ इतनी अधिक सुंदरता है कि चाहकर भी वो ये सोच रहे हैं कि भाई इतना ये यहां हो जाए, नहीं ठीक, लेकिन क्योंकि बहुत ज्यादा सुंदरता है, बहुत फूल पत्ती चारों पे, प्राकृतिक वातावरण सब इतना सुंदर है कि वो जो है समा ही नहीं पा रहा। इसीलिए बोला गया है प्रकृति के तन में वसंत ऋतु के सौंदर्य समा नहीं पा रहा है। बोला ना फागुन मास में सट नहीं रही है, इसका मतलब क्या था, समा नहीं पा रहा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 45, हरे एवं लाल पद्मों से लदी डालियों को देखकर कवि को ऐसा लगता है मानो। अब क्या हुआ, जो फागुन मास है उसमें जो डालियां हैं जिनके पत्ते झड़ चुके थे उनमें अब नए पत्ते निकल रहे, कहीं हरे हैं कहीं लाल है, तो उनको देखकर कवि के मन में क्या आ रहा है, संपूर्ण वातावरण में फूलों की खुशबू समा गई हो, डालियां पत्तों के भार को वहन करने में असमर्थ है, यानी कि इतना ज्यादा भार है कि डालियां उसके वजन को सह नहीं पा रही हैं। तीसरा है फागुन के गले में सुगंधित फूलों की माला पड़ी हो। चौथा है डालियां खुशी से झूम रही हो। तो ये पत्ते जो इतने लगे उनके ऊपर, उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे फागुन के गले में सुगंधित फूलों की माला पड़ी हो। फागुन मास से सुगंधित, एक सुगंध तो चारों तरफ फैली है, अब कहीं लाल कहीं हरा होने से जैसे लग रहा है, भाई डाली कैसे होती है, ऐसे लंबी लंबी होती है, तो जैसे लगता है पूरा माला पड़ा हुआ है प्रकृति के सौंदर्य के ऊपर। प्रश्न संख्या 46 है, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से इसलिए नहीं हट रही है क्योंकि। अब क्या कारण है कि वो अपनी आंख की सुंदरता से हटा नहीं पा रहे हैं। फागुन का सौंदर्य अनूठा है, फागुन का सौंदर्य फीका है, फागुन का सौंदर्य कांतिहीन है, यानी कि उसमें किसी तरह की चमक नहीं है, फागुन का सौंदर्य अशोभनीय है, यानी कि बिल्कुल भी बदसूरत है। तो कारण क्या है, फागुन का सौंदर्य जो है वो अनूठा है। अनूठा मतलब ऐसा कभी देखा ही नहीं गया, ऐसी सुंदरता चारों तरफ विद्यमान है कि जिसे आज तक किसी ने देखा ही नहीं, तो इसीलिए उसको अनूठा बोला गया है। तो सही क्या ऑप्शन है, इसलिए नहीं हटा पा रहे क्योंकि फागुन का सौंदर्य अनूठा है। प्रश्न संख्या 47 है, वन के वैभव में क्या कूट कूट कर भरा है। वन अर्थात जंगल, जंगल की वैभव सुंदरता में क्या चीज कूट कूट के भरी गई है। रंग बिरंगे पत्ते, अपार जल, विशाल पर्वत एवं नदियां, शोभा और सौंदर्य। तो क्या क्या कूट कर भरा हुआ है, वो है आपका शोभा और सौंदर्य, यानी कि सुंदरता इतनी ज्यादा हर जगह कूट कूट के भरी हुई है। प्रश्न संख्या 48 है, फागुन अन्य ऋतुओं से किस प्रकार भिन्न है। अब आपको बताना है फागुन मास में की जो सुंदरता है वो अन्य ऋतुओं की सुंदरता से किस प्रकार अलग है। सुहावने मौसम के कारण, पहाड़ों पर बर्फ जमने के कारण, नदियों में गर्म पानी बहने के कारण, पेड़ पौधों पर फूल मुरझाने के कारण। अब फागुन की सुंदरता अन्य ऋतुओं से इसलिए अलग है क्योंकि इस दौरान जो है बहुत ही सुहावना मौसम होता है। जैसे मैंने बोला था कि ठंड जा रही होती है और गर्मी का आगमन हो रहा होता है, तो ठंड और गर्मी दोनों ही मिले जुले होते हैं, तो ना ज्यादा ठंडी होती है ना ज्यादा गर्मी होती है।
बीच में जैसे दिन का समय गर्म होगा तो सुबह शाम का ठंडा होगा, और उस गर्म मौसम में भी आपको बीच बीच में क्या होगा, जो है ठंडी हवाएं आएंगी। तो इस तरीके से आप देखोगे कि वो मिला जुला मौसम होता है, तो वो सुहावना होता है। प्राकृतिक सौंदर्य भी खूब बढ़ गया होता है, चारों तरफ खुशबू होती है, जो पशु पक्षी होते हैं वो भी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो बेसिकली चारों तरफ मौसम बहुत सुहावना होता है, जो बाकी ऋतुओं में नहीं होता है। प्रश्न संख्या 49 है, पाठ पाठ का क्या अर्थ है? उन्होंने बोला ना, हर जगह पाठ पाठ पट नहीं रही है, शोभा श्री सट नहीं रही, ये बोला ना। तो ये पाठ पाठ का तात्पर्य क्या, मतलब क्या है? जगह जगह पेट समा नहीं रही है, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है पाठ पाठ का। अगर हम अर्थ देखें तो उसका अर्थ होता है जगह जगह, मतलब इतनी सारी जगहें हैं, वो सुंदरता कहीं पर भी समा नहीं पा रही, जगह जगह जो है वो फैली हुई है। अब कोई जगह ही नहीं बची है कि जहां पर वो सुंदरता बकाया हो। प्रश्न संख्या 50 है, अट नहीं रही कविता के रचयिता कौन हैं? ये बहुत जरूरी प्रश्न है जो सबसे आखिर में आया है, लेकिन बहुत जरूरी है। ये पूरी कविता लिखी किसने? तो उत्साह कविता हो या अट नहीं रही, ये दोनों कविताएं किसने लिखी हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखी है। ऑप्शन यहां देख लेते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऋतुराज, जयशंकर प्रसाद या नागार्जुन। तो सही ऑप्शन है, इसे लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। तो यहाँ 50 क्वेश्चन मैंने आपको लगभग कराए इस चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के रूप में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया। एक ही क्वेश्चन को हमने कई वे से यहाँ पर घुमाकर भी पूछा, तो ये सिर्फ मेरा एक तरीका था कि आप समझ सकें कि एक ही क्वेश्चन कितने कितने अलग वे से आ सकता है। तो इसी तरीके से हम अभी एक वे में और रिवीजन करने वाले हैं, वो है हमारा नेक्स्ट वीडियो, जो रहेगा हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर आधारित। वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी चैप्टर के। तो मिलेंगे नेक्स्ट अपने उसमें क्वेश्चंस में, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।